मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक। और आज का टॉपिक है ओरिफाइस मीटर। ये हमारा दूसरा फ्लोमीटर है जिसका नाम है ओरिफाइस मीटर। जब हमने बात की कि जो वेंचुरोमीटर है वो फ्लो और रेट पता करने का एक अच्छा माध्यम है, बट ऐसी कंडीशन में एक बात हमें समझ में आई कि फ्लो रेट तो निकाल सकते हैं बट बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। बट हमें कहीं पर ऐसी जगह पे चाहिए फ्लो रेट निकालना है जहाँ पर बहुत एक्यूरेट हमें नहीं चाहिए, बट हमें अप्रॉक्स सही चाहिए, है ना। तो जैसे हमें मालूम है कि 100 है दिखा रहा है, बट 98 होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 95 होगा तब भी कोई दिक्कत, 96 होगा तब भी, 90 होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली 95 से 100 तक की जो मतलब कम जो है, जैसे 100 से हम 100 के बारे में बात करें, 100 से 99 होगा, 99 100 के बीच में चाहिए तब तो हम वेंचुरोमीटर यूज करेंगे, ठीक। बट हमें 94 96 और 96 और 100 के बीच में चाहिए, थोड़ा सा अंतर हो चलेगा तो हम ओरिफाइस मीटर का यूज कर सकते हैं। तो ओरिफाइस मीटर जो है वो एक सस्ता माध्यम है ना, कि फ्लो रेट पता करने का। तो हमने इसमें क्या सिंपल से क्या मैनेजमेंट किया है, क्या किया ये देखें। हमने कहा कि सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर आपसे बात की थी कि भाई हमने जब इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर से पूछा कि हमें ये बताइए कि हम फ्लो रेट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। उसने कहा देखो कहीं पर 2 पॉइंट पे अगर आपको हमें क्या डेल्टा पी पता हो, प्रेशर डिफरेंस पता हो, और बाई द ऑब्स्ट्रक्शन को रुकावट के थ्रू पता हो, मतलब डाया घटा रहा हो, बड़ा हो, रुकावट डाल रहा फ्लो में, तब हमें पता हो, तो ऐसी कंडीशन में हम निकाल सकते हैं। क्या क्यों निकाल सकते हैं? तो अब उसी में हमने कॉन्सेप्ट का यूज किया। और एक बीच में क्या किया, पानी फ्लो हो रहा था, इस तरीके से फ्लो हो रहा था, इसमें रुकावट डाली, है ना। रुकावट क्या डाली, हमने इसके बीच में प्लेट लगा दी, एक ऐसी प्लेट जो है, हमने एक ऐसी प्लेट ली, इस डाया के बराबर प्लेट ली और उसको इंसर्ट कर दिया। मान लो इस टाइप का हमने क्या किया, एक ब्लाइंड था हमारे पास, और ब्लाइंड क्या होता है, इसमें एक होल होता है, हमने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया, है ना। अब जो इंसर्ट हमने कर दिया तो हमें हमें रोकना है इसको, तो पूरा ब्लॉक कर दिया हमने, तो हम थोड़ा सा इसको जाने देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया, समझ गए। तो अब हमने देखा कि भाई इसको हमने बोल दिया स्मॉल डी, और ये पूरा पाइप के बराबर है, तो इसको हमने बोला कैपिटल डी। और मान लेते हैं कि डी और कैपिटल डी का रेशियो कितना है, 1/2 है, यानी जो स्मॉल डी है वो पूरे पाइप के मुकाबले में आधी है, ठीक। तो हमने अब इस प्लेट को यहाँ पर लगा दिया, क्लियर। तो अब जो फ्लूइड यहाँ रुकेगा और सिर्फ इस होल से होते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक। इस टाइप की प्लेट लगा, इसमें बीच में क्या है, एक होल है, उससे होता हुआ बढ़ेगा। ये होल इस रेक्टेंगल भी हो सकता है और किसी और बॉडी तरीके का हो सकता है, बट हम नॉर्मली इंडस्ट्री में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके का स्फेरिकल नहीं, सर्कुलर होल हम यूज करते हैं, ठीक। तो हम अगर प्लेट को लगा देंगे तो हमारी प्लेट जो है, जो लगने के बाद साइड से देखेंगे तो प्लेट कुछ इस तरीके की होगी, ठीक, समझ गए। यहाँ का जो डाया है वो हमने बोला कि पूरे पाइप का डाया है, तो हमने इसको कैपिटल डी बोल दिया है। और इसके बाद जो है इसका एरिया जो है A1 है, A1 क्या होगा, π/4 और D1 स्क्वायर होगा। यहाँ से हमारा मटेरियल फ्लो हो रहा है और मटेरियल इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से कांटेक्ट हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ के क्या हो रहा है, जो हमारा फ्लो है वो कांटेक्ट हो रहा है, इस तरीके से ऐसे कांटेक्ट हो रहा है, क्लियर। तो हमने देखा कि इसका एरिया A1 है, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का है वो कितना है, A1 है। और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है किस पे, ओरिफिस पे, इसे ओरिफिस कहते हैं। इस टाइप से हमने जो कट बनाया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिफिस, है ना। इस ओरिफिस, इसी के नाम पर पूरे मीटर का नाम ओरिफिस मीटर पड़ा है, क्योंकि हम जो फ्लो रेट है वो इसी होल की वजह से प्राप्त कर पाते हैं। तो हमने क्या देखा कि पूरा फ्लो जो होता है वो एक पॉइंट पर कांटेक्ट होता है आगे, क्योंकि आगे बढ़ रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो निश्चित है कहीं मिल जाता होगा। इतना बड़ा एरिया छोटे से एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं पर बहुत मिनिमम एरिया हमें मिलता होगा।
और कहीं पर एरिया मिनिमम है तो वहाँ पर वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम मिलती होगी। मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पर कहीं हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो आगे हम पढ़ेंगे पिटाट ट्यूब के बारे में। तो पिटाट ट्यूब इस तरीके का एक क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। एल टाइप की एक ट्यूब होती है। हम उसको मान लो यहाँ पर हमें पता करना है वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी है, तो हम इसको लगा देंगे। लिक्विड इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पूरा हमारा जो है हमारा मटेरियल है वो स्टैटिक हो जाएगा और एक हाइट को गेन करेगा। ठीक, तो इसकी जो ऊपरी हाइट होगी हम उसको पता कर लेंगे h, और उस h के आधार पे b इक्वस टू √2gh है ना, √2gh फॉर्मूला क्या है, b इक्वस टू √2gh। इस फार्मूले के थ्रू हम वेलोसिटी को पता कर लेंगे, है ना। तो पिटाट ट्यूब के थ्रू हम उस पॉइंट पर पता कर सकते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर लगाएं, पर यहाँ पर लगाएं, पर यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं, जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है, मतलब h की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म हो रहा है। तो जो मिनिमम एरिया, तो इस पैसेज में जो मिनिमम एरिया होता है जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेना कॉन्ट्रैक्टा इनमें से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन ओरिफाइस मीटर, दूसरा ऑप्शन वेंचुरी मीटर, पिटाट ट्यूब वगैरह वगैरह। तो आप बोलोगे ओरिफाइस मीटर। ठीक, वेना कॉन्ट्रैक्टा कहाँ फॉर्म होता है, ओरिफाइस मीटर में फॉर्म होता है। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा जो होता है वो एरिया जो होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा का, हमें ध्यान रखना है कि भाई वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है। तो इस पैसेज में जहाँ पर मिनिमम एरिया मिलता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो उस पॉइंट को हम वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। मान लेते हैं कि इसकी जो एरिया यहाँ पर A2 है। ठीक, यहाँ पर A1 था, जो मिनिमम एरिया है वो A2 है, और इसका जो एरिया है यहाँ पर मैंने मान लिया वो A2 है। A2 कौन सा है, वो A0 है, समझ गए। यहाँ पर डाया जो होता है उसको स्मॉल d से दिखाते हैं या फिर D0 से दिखाते हैं। ठीक, हम उसको कभी कभी D0 से भी दिखाते हैं। किसका डाया है, जो ओरिफाइस का डाया है। मैंने आपको बोला प्लेट है, एक होल कर दिया, तो जो होल का डाया है ना कोई इसको D0 या फिर स्मॉल d हम बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, इधर समझ आ गई। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें निकालना है, अब हम कह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, पिटाट ट्यूब के थ्रू हम पता कर लेते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा कहाँ पे है। तो उसी पॉइंट के नीचे और इससे स्पेसिफिक डिस्टेंस लेकर हम क्या करते हैं कि इस तरीके से एक U2 मैनोमीटर लगा देते हैं। क्यों लगाया हमने, U2 मैनोमीटर लगा दिया ताकि हम इजीली दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस है उसको हम पता कर सकें, समझ गए। यहाँ पर कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होगा पहले के जैसे हमने देखा था वेंचुरी मीटर में, वैसे यहाँ पर भी भरा होगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भी कोई इनके बीच में कोई हाइट होगी, ये हमने बाई बोला था, यहाँ पर भी हम इसको बाई बोल दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर बाई फ्लूइड भरा होगा जो कि हमारे पाइप लाइन में फिल हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा। हम इस पॉइंट को अब इसको हटा देते हैं। सर जो पिटाट ट्यूब थी इसका यूज हम वेलोसिटी पता करने के लिए करते हैं और वेना कॉन्ट्रैक्टा की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअली वेना कॉन्ट्रैक्टा कोई एक तरीके से देखा जाए तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहाँ पर एक्चुअली कोई बता नहीं सकता, पर हम इससे आइडिया लगाते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसमें ईजिली हम समझ सकते हैं काफ़ी चीज़ों को। अब मुझे यहाँ पर निकालना है, तो जो हमने पॉइंट लगा रखा है यहाँ पर उसको पॉइंट 2 बोल देते हैं। दूसरा लिम्ब लगा रखा है इसको हम पॉइंट 1 बोल सकते हैं। पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम बर्नौली थ्योरम लगाने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले भैया ये वेरिएबल हाइट टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर हेड जो है वो हमारा लिक्विड कॉलम में हेड है वो चेंज हो रहा है, उसकी हाइट की वजह से हम क्यों निकाल पा रहे हैं। तो ये वेरिएबल हाइट टाइप का है। वर्किंग के बारे में हम बता देंगे आगे कैसे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, मतलब ऑरिफाइस लगाने से पहले लिम्ब तक की जो डिस्टेंस होती है वो 1.5 है, डेढ़ से लेकर ऐसे मान लो कि 2D तक होती है। ठीक, यानी जैसे इस डाया का दोगुना होगा या फिर 1.5 टाइम्स तक होगा, क्या इतनी है डिस्टेंस। ठीक है, और ऐसे ही ए वाली डिस्टेंस जो होती है भाई, ये आप ऐसे मान लो कि 0.5 होती है किसकी, डी की। डी क्या है, ऑरिफाइस का डाया है, और आपने देखा कि जो डी है वो कैपिटल डी का आधा है या फिर 0.5 कैपिटल डी है। तो वैल्यू का आप यहाँ रखोगे
तो 0.5 इंटू 0.5D यानी 0.25D, ठीक। तो ओरिफाइस से दूसरा लिम्ब डिस्टेंस, उधर वाली जो लिम्ब होती है वो हम चौथाई डी तक लगाते हैं, और इधर वाली हम 1.5 से लेकर 2D कहीं तक लगा सकते हैं, जितना हमारे पास यूट्यूब मैनोमीटर की अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर, ठीक। तो हम इस तरीके से लगा लेते हैं इसको। जो आपको बता दिया हमने कि जे वाले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे बोल देगा x, ऐसे बोल देगा y, बोले x क्या होगा, x की वैल्यू 1.5 से लेकर 2 तक होगी या फिर 3 तक होगी, या क्या एक ऑप्शन दिए होंगे, और बोलेगा y की वैल्यू क्या होगी डी के टर्म में, या फिर इस डी के टर्म में। ध्यान रखना है आपको कि अंदर वाला डी के टर्म में 0.5 इंटू स्मॉल डी होता है, और बाहर वाले के साथ देखें तो 0.25 इंटू डी होता है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ड्राइव करते हैं अपना रिलेशन। पहले पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे हम संबंध बैठाते हैं, बर्नौली इक्वेशन जो अप्लाई करते हैं, P1 रो जी प्लस Z1 प्लस B1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वस टू P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 प्लस B2 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक। देखो अगर हॉरिजॉन्टल लगा रखी है हमने तब तो भाई Z1 Z2 कैंसिल हो जाएंगे, पर हॉरिजॉन्टल नहीं लगाई है तब हमारा पीजियोमेट्रिक जो हाइट है उसके टर्म में आंसर आएगा। मान लेता हूँ अभी हॉरिजॉन्टल है तो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी, इसकी वैल्यू जो है B2 अपॉन B2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस B1 स्क्वायर अपॉन 2G की फॉर्म में आ गई, ठीक। अब यहीं पर आप फर्ज करिए सिंपल, अगर किसी एंगल पे लगी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2, ठीक, इक्वस टू सेम B2 स्क्वायर अपॉन 2G और B1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक। इन दोनों की हम इसको सिर्फ H1 स्टार बोल देते हैं, पीजियोमेट्रिक हेड है एट 0.1 और पीजियोमेट्रिक हेड एट 0.2 है, तो इसको H2 स्टार बोल दिया। इसको भी हम सिंपल H बोल सकते हैं, H स्टार बोल सकते हैं, और A जो है इसकी वैल्यू को हम H बोल सकते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि इस तरीके से ये क्या है, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो चाहे H स्टार बोले या फिर H बोले, दोनों लिख लीजिए। अब हम कुछ भी वैल्यू के मतलब उससे हमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि H की वैल्यू जो है बाई कितनी निकल के आई थी, बाई रो एम अपॉन रो -1। हमने बोला था अगर हमारा जो मैग्नेटिक फ्लूइड है वो हैवी है, अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उससे, तब जब फॉर्मूला लगाएंगे हम, और अगर हमारा वो हल्का है तो हम बाई 1 माइनस रो एम अपॉन रो कर देंगे, बस इसको उल्टा कर देंगे, जो रो एम अपॉन रो -1 है उसको कर देंगे 1 माइनस रो एम अपॉन रो। हमने पहले डिस्कस किया है। ऐसे स्पेशल ग्रेविटी टर्म में होगा तब भी रो एम हटा के स्पेशल ग्रेविटी ऑफ एम मतलब मैग्नेटिक फ्लूइड अपॉन स्पेशल ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, पुट कर सकते हैं, सेम रहे कंडीशन। हम यहाँ से ऐसे निकाल लेना है बस, खाली इतना मतलब है, ठीक। इसको आपने बना ही लिया है, अब इसको समझ गए हो आप, तो इसको हम हटा देते हैं। हमने इससे सिर्फ इतना रिलेशन निकाला, वो रिलेशन हम यहाँ लिख देते हैं। रिलेशन है, मान लो इसको लेके चल रहा है P1 P2 अपॉन रो जी इक्वस टू B2 स्क्वायर अपॉन 2G B1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वस टू H, ठीक। इतना हमें बात समझ में आ गया। हम यहाँ से देख सकते हैं कि B2 स्क्वायर अपॉन 2G, वो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर इक्वस टू 2GH, ठीक। अब हमें पूरी इक्वेशन को मान लो B2 में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है हमें क्या पता होना चाहिए, B1 पता होना चाहिए। तो A1 B1 बराबर A2 B2 होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। हमें यहाँ पर B1 पता करना है, तो B1 इक्वस टू क्या होगा, A2 A1 और B2, है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो B2 स्क्वायर A2 अपॉन A1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर इक्वस टू 2GH, सही। अब यहाँ पर देखिएगा A2 क्या है, हमने देखा कि इस तरीके से जो हमारा था, यहाँ देख लेते हैं, ऐसे था, यहाँ पर ये लगा हुआ था, है ना, ये लगा हुआ था, यहाँ पर मुझे मिल रहा था A2, ठीक। अब मैंने आपको बोला कि हम ये तो पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर A2 है, बट वो अंदर एरिया कितना है वो हमें नहीं पता होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं CC।
क्या बोलते हैं, सीसी। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे भाई ये संबंधित किससे है, ओरिफाइस मीटर से है। वेना कॉन्ट्रैक्ट किससे संबंधित है, तो वेना कॉन्ट्रैक्ट का संबंध है ओरिफाइस मीटर से। अब होता क्या है, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा ऊपर रखोगे और फिर एरिया ऑफ ओरिफाइस, समझ गए। इसको हमने A2 बोला है और इसको हमने A0 बोला है। तो A2 निकालना चाहेंगे तो हम A0 इंटू CC बोल सकते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में आती है हर बार कि CC क्या है, तो एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओरिफाइस। उनकी वैल्यू को मैंने जो माना है पुट किया, A2 निकाल लिया। क्यों A2 क्यों निकाला, क्योंकि A2 मुझे पता नहीं लग पाएगा भाई, क्योंकि ये मैंने बोला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो A2 जहाँ पे हो हम मुझे पुट कर देंगे। A2 जगह पे हम A0 इंटू CC यूज करेंगे। तो A0 और इसको तो हम ऐसे कर देंगे और CC का स्क्वायर जो होगा उसको अलग लिख देंगे, ठीक। और B2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH, समझ गए। अब इसमें से B2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो V2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH, सही। अब मुझे B2 फाइंड आउट करना है। क्या करना है मुझे B2 फाइंड आउट करना है। तो B2 इक्वल्स टू, देखो 2GH ऊपर रहेगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, 2GH ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर CC स्क्वायर, ठीक। कितनी वैल्यू हो गई, समझ में आ गया। और ये क्या है, B2 का स्क्वायर है, ठीक। और अगर आपको B2 चाहिए, B2 का स्क्वायर इतना हो गया, आपको B2 चाहिए तो यहाँ पर अंडर रूट ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, समझ गए। चलो हमारे पास B2 आ गया, जैसे मैंने पहले बेंचिंग मीटर में बात की थी वैसे यहाँ भी बात कर रहे हैं। तो अब हम Q निकाल सकते हैं। Q इक्वल्स टू क्या होता है, A2 B2। मैंने क्यों लिखा A1 B1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास B1 नहीं है, अब ये B2 है तो B2 हिसाब लेके चलेंगे हम। अगर हमारा हमने B2 की जगह पे B1 लेके चले होते तब हम A1 B1 लिख सकते थे। अब भाई यहाँ पर A2 फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो A2 जो है हमने जो फ्लो लिया यहाँ पर वो हमने क्या लिया है कि हमने बेना कॉन्ट्रा वाली कंडीशन पे लिया है। हम वहाँ से फ्लो निकालेंगे वो एक्चुअल फ्लो आएगा, बस शर्त यह है कि हम उस एरिया को एक्चुअली हम उस एरिया को फाइंड आउट कर पाएँ। अगर उस एक्चुअल एरिया को फाइंड कर पा रहे हैं तो वहाँ फ्लो भी एक्चुअल मिलेगा। बट हमें उसको बारे में पता है कि उसको हम A0 के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। A2 वैल्यू कितनी होती है, A0 CC, क्योंकि भाई A2 मुझे पता नहीं बट A0 पता है, एरिया ऑफ ओरिफाइस मुझे पता है, ठीक। तो ऐसे लिख लिया हमने। हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हम अब इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक। B2 वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अब हमारी समस्या है CC के बारे में। सभी क्वेश्चन आपको ओरिफाइस का आएगा, CC आपको नहीं दिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, CC कोई रिलेशन होता होगा तो CC का रिलेशन है CD, ठीक। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, अगर याद करो बेंचुरी मीटर में तो नीचे कुछ 1 माइनस A2 अपन A1 का स्क्वायर था, CC वहाँ पर नहीं था। ये सब कुछ गड़बड़ कर रहा है, वैसा ही होना चाहिए फॉर्मूला। मतलब ये है कि नीचे वाला जो कुछ हटना चाहिए, तो भैया इसको हटाने के लिए हम आपको रिलेशन याद कराते हैं। 1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर CC का स्क्वायर, ठीक। क्या है जी, ये CC की वैल्यू है, क्लियर। CC बराबर दिस 1 माइनस A1 अपॉन, समझ गए, ये CC की वैल्यू है, इसको याद कर लीजिएगा। तरीका इसका यही है कि यहाँ पर हमें कुछ अगर मान लो हम मान लो, देखिएगा क्या करना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर A0 हमने Q बराबर पता करने के लिए A0 लिख दिया, मान लो यहाँ पर A0 है, CC की वैल्यू ये है और B2 को उसको यहाँ रख देंगे। हम चाह रहे हैं कि ये नीचे कुछ गड़बड़ कर रहा है, नीचे ऐसा होना चाहिए, इस फार्म में होना चाहिए जैसे ऊपर था पहले वाली हमने जो हमने डेरिवेशन करा था उसमें 1 माइनस A2 अपॉन A1 स्क्वायर था, CC भी जो नहीं आ रहा था। तो हमें इसको हटाना है, तो कब हटा पाएंगे, जब कुछ ऐसा हो जिसमें A वाला टर्म ऊपर आता हो। तो CC में टर्म ऊपर आता है, A वाला टर्म ऊपर आता है, ठीक। तो लिख लीजिए ऊपर CD साथ में आए, क्योंकि ये हमने कहा एक्चुअल हमें यहाँ से मिल जाता है फिलो,
तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उसको सी डी से मल्टीप्लाई करें लास्ट में आके, ठीक। तो हम उसको यहीं से मान के चलेंगे जी इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, मिली हुई है। तो सी डी की वैल्यू हमने देखा, सी सी की वैल्यू इतनी इतनी वैल्यू आपको फाइनली याद करना है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक। और ये नीचे रहे ताकि फाइनली जे कट जाएगा तो कुछ तो नीचे आना चाहिए, वैसे नीचे जे आ जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम भाई सी सी वैल्यू मुझे याद करनी है, ये वाली, इसको आपने याद कर लिया। और बी टू वैल्यू आपको पता ही है, ए टू आपको पता रहता है, ठीक। मतलब ए नॉट आपको पता रहता है। तो अब क्या करना है आपको, अब भाई क्यों निकालना है, बस सिंपली आप क्या करो, अब वैल्यू पुट करो, क्यों निकालो, क्यू में ए नॉट इंटू सी सी, सी डी ब्रैकेट में 1 माइनस ए नॉट अपॉन ए वन का स्क्वायर और सी सी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए नॉट अपॉन ए वन का स्क्वायर, ठीक। मल्टीप्लाई किससे, बी टू की वैल्यू हमने पता कर ली है, 2gh अंडर रूट अपॉन 1 माइनस ए नॉट अपॉन ए वन का स्क्वायर और सी सी का स्क्वायर, ठीक। क्लियर। देखो यहाँ पर ए वाला टर्म नीचे है, ए वाला टर्म एक्चुअली इसके साथ में है, ठीक। ए वाला टर्म इसके आगे है, क्लियर। ए वाली वैल्यू लिख ली आपने वैल्यू, तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। जो बी टू की वैल्यू थी वो 2gh, सारी वैल्यू को याद रखना चाहिए, है ना, 2gh 1 माइनस ए नॉट अपॉन ए वन का स्क्वायर सी सी का स्क्वायर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बीच में से आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि ओरिफाइस में बी टू की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट 2gh अपॉन ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस ए नॉट स्क्वायर सी इंटू सी सी स्क्वायर, ठीक। तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से जो है इतना टर्म जो कैंसिल हो, समझ गए। अब हमारा क्या बचा, ए नॉट सी डी अंडर रूट 2gh और नीचे 1 माइनस ए नॉट ए वन का होल स्क्वायर। अब देखो वैसे बन गया जैसे बेंचरी मीटर का था। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर बचेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन ए वन बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ए नॉट, चलो सॉल्व कर देते हैं, सी डी अंडर रूट 2gh और ए वन माइनस ए नॉट का स्क्वायर ए वन का स्क्वायर, ठीक। क्लियर। अब देखो इस ए वन स्क्वायर है बाहर आएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 अपॉन ए वन बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये ए वन ऊपर पहुँच गया, है ना। तो हम लिखेंगे क्यू इक्वस टू ए नॉट ए वन, या फिर इसको ऐसे लिख लो, सी डी आगे रखते हैं, ए वन ए नॉट, ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए, 2gh और अपॉन अंडर रूट बड़े में से छोटा तो ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्यू का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर सी डी की वैल्यू जो होती है 0.64 से 0.65, मतलब इसी 0.6 की रेंज में रहती है, 0.64 से 0.65 है, यानी इसमें उतना एक्यूरेट हम नहीं नाप सकते हैं जितना कि हम बेंचीमीटर में नाप सकते हैं। आपने देख लिया यहाँ पर एच के बारे में मैंने आपको बताया कि एच की वैल्यू जो होती है बाई रो एम अपॉन रो माइनस 1 होती है। अगर नोमेकर कोई आता है तो आप एच वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे। ए वन बोला गया एरिया ऑफ डाया ऑफ पाइप, तो वहाँ से निकाल लोगे ए वन, और डाया ऑफ ओरिफाइस तो वहाँ से ए निकाल लोगे। उसके लिए 0.64 वैल्यू 0.6 जो भी है सी डी दिया होगा, ओरिफाइस के लिए क्यू आप निकाल सकते हो, ये एक्चुअल क्यू है, क्लियर, एक्चुअल फ्लो रेट है। तो आपने देखा कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे ये काम करता है। इसमें क्या है कि हमने कई क्वेश्चन में डिस्कस किया कि चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सुमित कह रहा है कि सर इसमें क्वेश्चन जो है कि हमसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई बेंचीमीटर में ओरिफाइस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझ लो कि ओरिफाइस बेंचीमीटर दोनों को किसी भी एंगल पर लगा सकते हो, ठीक। हम इनको वर्टिकली ज़्यादा नहीं लगाते हैं हम ओरिफाइस को, मैं ज़्यादातर जो है एंगल पे लगा सकते हैं ओरिफाइस को, और हम बेंचीमीटर को वर्टिकली किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल कैसे भी लगा सकते हैं, पहली बात। नंबर 2, गैसेस के लिए और लिक्विड के लिए दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं बेंचीमीटर को। मैं ज़्यादातर जो है लिक्विड के लिए हम, अगर हमें ओरिफाइस को यूज करना है तो हम गैसेस हैंडल नहीं करते हैं, लिक्विड ही हैंडल करते हैं, ठीक। पहले मैंने बोला आपको डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस था कि भाई
सबसे पहले आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हम वहाँ पर मेन डिफरेंस में गैसेस का है कि गैसेस और लिक्विड दोनों को हैंडल कर सकते हैं किसमें, बेंचोमीटर में, और जबकि ओरिफाइस में हम एक ही लिक्विड ज़्यादातर हैंडल करते हैं। ये पहली बात। एलिवेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि हम वर्टिकली ज़्यादातर नहीं लगाते हैं किसी भी जगह पर ओरिफाइस को, जबकि बेंचोमीटर को हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो प्रेशर लॉस होता है वो बेंचोमीटर में कम होता है, ओरिफाइस में ज़्यादा होता है। ठीक, इसी वजह से ओरिफाइस महंगा होता है, सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, 500-600। ठीक, और जबकि हमारा बेंचोमीटर हज़ारों में होता है, लाखों में भी होता है, तो बेंचोमीटर काफ़ी महंगा होता है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें अगर कहीं पर हमारे प्रेशर लॉस मायने रखता है, हम चाहते हैं प्रेशर लॉस ना हो और हम बार बार उसको कहीं पर ऊपर नीचे हर जगह ले जा रहे हैं फ्लूइड को, तो हम वहाँ पर ज़्यादातर हम देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि बेंचोमीटर को यूज करते हैं। जबकि हम अगर किसी हम पंप से भेजा है किसी टैंक में डालना सीधे, तो हम वहाँ पर पोटैट ट्यूब का यूज कर लेते हैं फ्लो के बारे में। अगर हम बात करें, ये डिफरेंस था। ठीक है, एक अगला डिफरेंस हम देखते हैं। दूसरी बात हम बात करें कि वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी के बारे में बताएं आपको। अगर हम बेंचोमीटर के बारे में बात करें तो बेंचोमीटर में क्या है कि इस तरीके से हम जो मैनोमीटर लगाते हैं, U2 मैनोमीटर लगाते हैं, तो इसी मैनोमीटर से हम क्या करते हैं कि जो वेलोसिटी है वो प्राप्त करते हैं। किसी भी जगह पर लिक्विड में वेलोसिटी कितनी है तो उसको पता करने के लिए U2 का हम यूज करते हैं, मैनोमीटर का यूज करते हैं। और आपने देखा है कि उसकी वैल्यू √2GH और ब्रैकेट में A2² A1² 1 माइनस ऐसा कुछ फार्मूला निकल के आया था। ये फार्मूला हम इसके थ्रू हम यहाँ से जो बाई है पता कर लेते हैं, बाई से हम H पता कर लेते हैं और यहाँ से हम B निकाल लेते हैं। ठीक, जबकि अगर हम बात करें पेटाट ट्यूब की, तो पेटाट ट्यूब में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम वो मतलब ओरिफाइस में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम पेटाट ट्यूब का यूज करते हैं। इसमें हम दो तरीके से यूज करते हैं, तो पेटाट ट्यूब से हम निकाल लेते हैं या फिर ट्रेजेक्टरी मेथड से निकाल लेते हैं। ट्रेजेक्टरी मेथड क्या होता है जी, अभी बीटेक के सिलेबस से भी नहीं है, पर जब हमको सारा सिलेबस पढ़ा लेंगे तब लास्ट में आपको हम कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों में आपको हम ये बताएंगे कि ट्रेजेक्टरी मेथड क्या होता है। तो इसके थ्रू हम निकालते हैं, ये वाली बात हुई। अगले डिफरेंस के बारे में हम बात करें तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, तो कोएफिशिएंट डिस्चार्ज जो है CD 0.98 तक होता है। किसका बेंचोमीटर का, और उसमें कितना होता है 0.64 या 0.65 होता है। तो भाई ये बहुत एक्यूरेट फ्लो देता है, ये उतना एक्यूरेट नहीं देता है। तो यही सब डिफरेंस हैं इनमें जो कि आपको याद रखने हैं, इंटर में बताने हैं। अगर इतने आप कहीं भी बता पाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाओगे। OP गुप्ता की सीरीज आने वाली है जल्दी से, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने पर क्वेश्चन को 50% सेट कर रखा है, तो बहुत कम है। 7 हमारे एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं जो उसमें हेल्प करेंगे और क्वेश्चन के आंसर डिजाइन करने में, और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो आप उसको जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत कम फीस रखी है। अपने दोस्तों को बताइए कि सभी क्लास ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।